ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है बॉन्ड वाले चैप्टर में, इसमें इन्होंने कुछ सीधे सीधे फंडे बता रखे हैं। एंकरेज का क्या मतलब है, बॉन्ड का बेसिकली बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड का मतलब है भाई आप आरसीसी में स्टील का इस्तेमाल करते हैं, सरिया लगाते हैं। जब तक सरिया और कंक्रीट में प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक। ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कंक्रीट में स्टील इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दोनों का थर्मल कोफिशिएंट लगभग बराबर होता है। ठीक, मान लीजिए गर्मी होती है तो कंक्रीट जिस मात्रा से खींचेगा या बढ़ेगा उसी मात्रा से स्टील बढ़ेगा। तो मान लीजिए दोनों में अलग अलग होता तो फिर इशू क्रिएट हो जाता। ठीक है, तो बॉन्ड रप्चर हो सकता है। ठीक। अब अब हम सीधे आते हैं, देखो क्या क्या कह रहा है। मैकेनिज्म ऑफ फोर्स सबसे पहले आप लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोर्स ट्रांसफर थ्रू बॉन्ड, ये बात लिख लीजिए, ये 3 पॉइंट है कि भाई बॉन्ड किस तरह से कंक्रीट में और सरिये में बॉन्ड किस तरह से पैदा होता है, या जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो किस तरह से डेवलप होता है। ट्रांसफर ऑफ फोर्स ड्यू टू बॉन्ड इन आरसीसी इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ठीक, किस तरीके से ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है। जैसे हमने क्या सरिया इसलिए लगाते हैं कि भाई टेंशन है ना भाई, जो स्टील है, स्टील क्या काम करती है, टेंशन वहन करने का काम करती है ना। देखो ये हमने सरिया लगा रखा है, बस इसलिए किस लिए लगाते हैं, ताकि ये टेंशन वहन करने का काम ये करे, कंक्रीट पे जितना भी टेंशन आता है ये वहन करे। अब मान लीजिए इनमें बॉन्ड ही नहीं है, ठीक, ये अलग है और ये अलग रखी हुई है सरिया, तो फिर किस बात की टेंशन लेगी, ये कोई टेंशन ही नहीं लेने की। अब आगे देखो, केमिकल एडहेशन ड्यू टू स्टिकी ग्लू लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट हाइड्रोजन, मतलब ये कह रहा है कि भाई केमिकल एडहेशन मतलब कि जो चिपकन है कंक्रीट की और सरिये के बीच में उसके कारण से। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू सरफेस रफनेस ऑफ रेनफोर्समेंट, जो सरिया होता है आपने देखा है जो सरिये की सतह होती है उस पे कोरुगेशन बने हुए होते हैं इस तरीके से, है ना। तो किस लिए भाई, ताकि जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए। कोई मतलब इसमें खास बात नहीं है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ड्यू टू सरफेस प्रोट्रूजन, वही बात दोबारा से कह रहा है, जो सरफेस से बाहर इस तरीके से जो इसमें धारा ये सब बना रहता है ना ताकि अच्छे से ये चिपक जाए बस। बॉन्ड रेजिस्टेंस इज अचीव्ड बाय, ठीक। अब बॉन्ड स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जो हमारा सरिया है, फॉर एग्जांपल ये सरिया हो गया, ठीक, इसके टेंजेंशियल जो फोर्स डेवलप हो रही है उसी को बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड स्ट्रेस उसको कहा जाता है। ठीक। देखो, द स्ट्रेस डेवलप्ड एट द इंटरफेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड रेजिस्टेंस अचीव्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अलोंग द इंटरफेस, जो टेंजेंशियल रेजिस्टेंस है वो सतह के अलोंग जो पैदा हो रहा है उसको हम बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है भाई, वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड, अलग अलग प्रकार के। फ्लेक्सुरल बॉन्ड क्या है, ठीक, और फ्लेक्सुरल बॉन्ड बेसिकली ये आपने लोड लगाया, ठीक, तो नीचे जो है यहाँ पर टेंशन आ रही है तो उसको ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड कह रहा है। दूसरा एंकरेज या डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक, इट अराइजेस ओवर द लेंथ ऑफ द एंकरेज प्रोवाइडेड फॉर अ बार एट द एंड ऑफ द reinforcing bar, दिस बॉन्ड इज द पुल ऑफ द बार एज इट इज। अब ये क्या है देखो, जैसे एंकरेज का क्या मतलब है, एंकरेज का ये मतलब है जैसे इसने ये जो सरिया दिया हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा रखा है, अब इसमें क्या है टेंशन आती है, ठीक, अगर मैं इस तरीके से ऊपर ना बढ़ाऊं तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, पकड़ के रखने का काम कर रहा है, एंकर का काम कर रहा है। तो इसने दो टाइप के बॉन्ड बता दिए, वे फ्लेक्सुरल बॉन्ड सिंपल टेंशन, और एंकरेज बॉन्ड के वो जो उसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, दिस इज बेसिकली एंकरेज बॉन्ड। अब फ्लेक्सुरल बॉन्ड क्या है ये, अब इसने वो डिराइव करके दिखाया होगा, यार ये तो शेयर फोर्स होती है dm/dx, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लिखने की जरूरत है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस ये लिख सकते हो कि भाई फ्लेक्सुरल बॉन्ड होता है उसको अपीयरेंस ऑफ फ्लेक्सुरल क्रैकिंग, ठीक, मतलब नीचे अगर टेंशन आ गई, ठीक, तो भाई सारा का सारा लोड किस पे आ जाएगा, सरिये पर आ जाएगा, ठीक, तो लोकल स्लिपिंग स्लिप हो गई। स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट एंड अदर, जैसे क्या होता है कई बार जैसे सरिया है उसके ऊपर जो कंक्रीट लगा हुआ है वो चटक के टूट जाता है, तो ये भी प्रभावित करता है। एंकरेज डेवलपमेंट बॉन्ड, कह रहा हूँ हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, ये सारी चीजें ठीक है जो भी है
देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है, अब मैं तुम्हें इसका फंडा बताता हूँ कि क्या फंडा है। ठीक, बेसिकली ये फॉर्मूला किस तरह से डिवाइड किया है, 5s/4 टाउ बी टी, और टाउ बी टी। ठीक, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला। ठीक, अब इस फॉर्मूले को इन्होंने डिराइव कैसे किया, देखो सीधा सा फंडा ये है। जैसे अब हम इसमें लेते हैं, जैसे ये हमारी एंकरेज, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे लेंथ एल है। ठीक, इसका एक्चुअल टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, दिख रहा है भाई? ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन आ रही होगी भाई। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट इधर आता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन। ठीक, ऐसा समझ लीजिए जैसे वो वाला गेम नहीं होता टग ऑफ वॉर, जिसमें अ, जो ये वाला, ऐसा ही कुछ है सीन, ये वाला। ठीक है, तो जो ये वाला बंदा है, सबसे पहले वाला जो बंदा है, इस पे सबसे ज्यादा लोड आएगा, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि आना तो सेम चाहिए, क्यों? क्योंकि रस्सी में टेंशन सेम होती है। लेकिन भाई कंक्रीट का मामला है, तो जो ये एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरीके से कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पे सबसे ज्यादा टेंशन आती है। जैसे जैसे आप इधर की तरफ चलते चले जाते हैं, टेंशन कम होती चली जाती है, इस पॉइंट पे सबसे कम टेंशन आएगी। इसने ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बना के दिखा रखा है कि भाई सबसे ज्यादा टेंशन इधर, तो ये हो गया। अब ये कहता है कि भाई ये तो हो गया एक्चुअल, लेकिन हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम इसको सिंपल बना देते हैं। इस पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सब पे सेम लोड पड़ रहा है, तो हमने एक यू एवरेज कर लिया। अब देखो जितनी भी टेंशन आ रही है, ठीक, ये टेंशन इस बॉन्ड स्ट्रेस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ तो मैंने टेंशन लगा रखी है और ये बॉन्ड है। ठीक, तो टेंशन फोर्स और जो मेरी बॉन्ड है वो बराबर होना चाहिए, बॉन्ड का फोर्स बराबर होना चाहिए, बस। भाई इन दोनों को बराबर कर दो, ये देखो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस हो गया। ठीक, और मेरा जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जो शीयर स्ट्रेस है, बेसिकली किस पे लग रहा है, इसकी सतह पे लग रहा है। तो इसकी सतह, जो सिलेंडर है उसकी सतह क्या होती है, क्या होता है सिलेंडर का, पाई 2 पाई डी इंटू एल, यही तो होता है। भाई इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस सतह का एरिया निकालेगा पाई डी एल से। तो पाई डी एल इंटू ये एवरेज बराबर पाई/4 पाई स्क्वायर एफ एस। ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स हो गई, और ये हमारी क्या होगी, बॉन्ड फोर्स हो गई। तो यहाँ से हमारा यू एवरेज आ गया ये। तो ये फॉर्मूला इस तरह से डिराइव किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये डायग्राम बना ले, ये बेसिकली इसलिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। अब आ जाओ आई एस कोड पे। आई एस कोड, इस बात को आप लिखेंगे, क्लोज 26.2 40 ये 5456, द कैलकुलेटेड टेंशन और कंप्रेशन इन एनी बार टेंशन सेक्शन शैल बी डेवलप्ड, क्या कह रहा है, developed on each side of the section by an appropriate development length or and anchorage or a combination thereof। ये क्या कह रहा है कि भाई द कैलकुलेटेड टेंशन और कंप्रेशन इन एनी बार एट एनी सेक्शन, किसी सरिये में जितनी भी टेंशन आ रही है या कंप्रेशन आ रही है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ के द्वारा एनकरेज देंगे। ठीक, कि उसको पकड़ के रखने का इंतजाम आप करेंगे, ये कह रहा है ये। इस पॉइंट को लिखेंगे। और कैलकुलेट कैसे होता है, यही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। ठीक, तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हो गया, बहुत पूछा जाता है, 5fs/4 टाउ बी डी। ठीक है, ये टाउ बी लिख लो। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे। आगे बात समझ में? ठीक, चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। लिमिट स्टेट, देखो टाउ, देखो ये टाउ बी की जगह टाउ बी टी लिख दिया। ठीक, अब ये पॉइंट भाई, इसी ये वाला जो पॉइंट है, इस पे हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, 1000 टाइम्स, क्योंकि कंफ्यूजन है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इज इंक्रीज। अब पहले तो ये देख लो टाउ बी टी की वैल्यू क्या है। ठीक, M15 के लिए इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं की, M20 के लिए 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 1.9, दो तीन वैल्यू तो तुम्हें याद भी होनी चाहिए। एम 20 25 30 के लिए 1.2 1.4 1.5, ये याद रखो। ठीक, वर्किंग स्ट्रेस मेथड मुझे तो नहीं लगता जरूरी है याद करने के लिए। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या था, डेवलपमेंट लेंथ है
एफ एस अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि भाई बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी आपकी डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाएगी, एनकरेज लेंथ कम हो जाएगी। भाई जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही कम सरिया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब ये कह रहा है अगर डिफाउंड बार्स हैं वो भी टेंशन में है। डिफाउंड बार मतलब एच वाई एस डी बार, मतलब 415 और 500। अगर डिफाउंड बार है और वो भी टेंशन में है तो बॉन्ड स्ट्रेस को आप 60% से बढ़ा सकते हो। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इनमें सिर्फ आपको क्या करना है, 1.6 की गुणा करनी है। एंड अ फर्दर इंक्रीज ऑफ 25% इज मेड फॉर बार्स इन कंप्रेशन। अगर बार्स आपकी कंप्रेशन में है तो 25% आप और बढ़ा सकते हो। मीन्स 1.25 की गुना और कर सकते हो। क्या मतलब हुआ? अगर डिफाउंड बार इन टेंशन है तो 1.6 की गुना करनी है। अगर डिफाउंड बार इन कंप्रेशन है तो 1.6 इंटू 1.5 की करनी है। 1.85 की नहीं करनी कि जी 60% ये बढ़ा दिया 25% ये बढ़ा दिया तो 1.85 हो गया ना। ठीक, अब इसने कुछ डेवलपमेंट लेंथ निकाली रखी है डायरेक्ट। अब मेरे हिसाब से ये सब बेसिकली क्या है, अब जैसे 250 ग्रेड ऑफ स्टील है उसके लिए ये या फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करोगे तो एज ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए निकालता हूँ। 250 स्टील है, M20 ग्रेड कंक्रीट है, 5 एफ एस। M20 के लिए देखो 1.2 एफ एस हो गया आपका 250 अपॉन 4 टाउ बी डी हो गया 1.2। ठीक है, क्यों भाई अजय? हाँ तो लगभग यही आ जाएगा आपका शायद। ठीक, तो 48 ये 50, 5 5 पंजे 25, 5 से ऊपर आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे अब ये क्या है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ फुली स्ट्रेस 0.87 एफ वाई, तो यहाँ पे आप 0.87 की भी गुना करें तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये इसने शॉर्टकट बता रखा है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जहां से याद हुआ वो लिख लो। ठीक है, आ गई। अब बंडल्ड बार का क्या है? बंडल बार वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। द डेवलपमेंटल एज बार डीजल बार अच्छा, अब ये बंडल बार का कुछ कह रहा है, हालांकि मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ इसे, लेकिन लिख लो, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर 2 बार बंडल है, ठीक, तो जो आपने डेवलपमेंट लेंथ निकाली थी अकेली सरिया के लिए उसको आप 10% से बढ़ा दीजिए। 3 बार अगर बंडल्ड है तो 20% बढ़ा दीजिए। अकेली सरिया के लिए निकालना आपको वही है, सिंगल सरिया के लिए 5 एस अपॉन 4 टाउ बी डी। लेकिन अगर 2 सरिया हैं तो 10% इंक्रीज होगा, 3 सरिया हैं तो 20% इंक्रीज होगा, 4 सरिया हैं तो 33% इंक्रीज होगा। क्यों हो रहा है इंक्रीज? क्योंकि भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कंक्रीट की टच से बाहर निकल गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, क्योंकि ये कंक्रीट के टच, कंक्रीट कहाँ पे टच कर रहा है, कंक्रीट यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस वजह से डेवलपमेंट लेंथ बढ़ा दी जाती है। ठीक, अच्छा अगला क्या है, एज पर आई एस 456। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट लेंथ इज अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर डेवलपमेंट लेंथ आपकी m1 अपॉन वी प्लस L0 के बराबर आ रही है, ठीक, तो डेवलपमेंट लेंथ आपको L लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जैसे मान लीजिए ये है मेरा सरी आरसीसी बीम हो गई, ठीक, इस पे आपने सरिया लगा रखा है ऐसा, ठीक। अब मैं इस पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये पोर्शन कंसीडर किया, ठीक, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है मान लीजिए m1 और यहाँ पे shear फोर्स की वैल्यू है v1, ठीक, और L नॉट की वैल्यू हो गई है बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट। मतलब if m1 development length is assumed to satisfy the concrete structure if LD
लेंथ ऑफ द reinforcement beyond the center of support। अच्छा, चलो ठीक है, रुको। सपोर्ट मुझे दूसरी दिखानी पड़ेगी, इससे हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए ये है मेरी सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट है, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ सपोर्ट ये हो गया, सेंटर ऑफ सपोर्ट ये हो गया। इसके आगे जो आपने एंकरेज दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो लंबाई है ये हो गया हमारा एल नॉट, ये जो लंबाई है ये हो गया हमारा एल नॉट। तो कोड कहता है कि भाई एक चीज कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? अच्छा, देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, m1। और यहाँ पर shear फोर्स एट सपोर्ट, सपोर्ट पे shear फोर्स कितनी है। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, जो एक्चुअल मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था ना कि बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है वो नहीं, यहाँ पर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मानते हुए कि नीचे की जो सरिया है फुल्ली स्ट्रेस्ड है। मतलब आप मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो जो आप फॉर्मूला 0.87 एफ वाई ए एस टी, 0.47 एफ आई ए एस टी डी माइनस क्या होता था, 0.416 एक्स, ठीक। इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या माना भाई, देखो जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसमें होता क्या है, इधर सपोर्ट की तरफ तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है ना, मतलब बेंडिंग मोमेंट कम होता है सपोर्ट की साइड में। जो शेयर फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर जो आप मोमेंट ले लोगे कम ले लोगे। अब क्या होता है, जैसे ये सरिया है, सरिये में जो टेंशन एनफोर्समेंट है, आप कोड कहता है कि यहाँ पर जो आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे, m1 कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करोगे ये मानते हुए कि सारी की सारी सरिया आपकी फुली स्ट्रेस्ड हो रखी है। और v1 क्या है, शेयर फोर्स एट सपोर्ट, सपोर्ट पे जो शेयर फोर्स है वो ले लो। एल नॉट क्या है, लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट, आपने जो सरिया एक्स्ट्रा लगा रखा है वो। अब एल डी, अगर आपकी डेवलपमेंट लेंथ, जो फॉर्मूला आप जानते हो 5f(s) अपॉन 4 टाउ बी डी, अगर उसकी वैल्यू इस चीज से कम आ रही है तो आप, कोर्ट कहता है कि आपने मामला सेटिस्फाई कर रखा है, आपको एक्स्ट्रा कोई डेवलपमेंट लेंथ देने की जरूरत नहीं है। ये चीज काफी पूछी जाती है एग्जाम में, सिर्फ यही फॉर्मूला, ठीक। अगला क्या कह रहा है, इन द अबव एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ m1 by t कैन बी इंक्रीज by 30% इफ एंड्स ऑफ reinforcement आर confined by a कंप्रेसिव रिएक्शन। कह रहा है कि अगर यहाँ पर कंप्रेसिव रिएक्शन आ रही है, जैसे कि इस केस में आ ही रही है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कम, जैसे जो एंड में नीचे से रिएक्शन ऐसे लग रही है, ऊपर से लोड ऐसे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब कंप्रेशन क्रिएट करने से क्या हो जाता है, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। याद करो ये चीज हमने पढ़ी थी। जो एंड का रीजन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में और कहीं पे फिक्स के भी केस में, तो हमने देखा था कि जो एंड रीजन है वहां पर क्या हो जाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। भाई शेयर स्ट्रेंथ बढ़ गई मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इसलिए ये क्या करता है, ये फॉर्मूला आपको मॉडिफाई करके कैसा हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को कह रहा है 30% बढ़ा दो, 1.3 m1/v प्लस एल नॉट, ठीक। ये फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो ये पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या है, अच्छा हाँ ये दे रखा है, देखो इसने ये कह रहा है कंफाइंड बाई कंप्रेशन कंप्रेशन रिएक्शन, ठीक। तो जो आपकी एलडी है 1.3 m1/v प्लस एल नॉट, तो आप इस डायग्राम को बना लेंगे। ये क्या कह रहा है, नॉट कंफाइंड बाई कंप्रेसिव कंप्रेसिव रिएक्शन बीम स्लैब। भाई कंफाइंड बाई तो ये भी है मेरे हिसाब से, सपोर्ट ये हो गई, when support reaction is away, support reaction is away from the reinforcement। इस डायग्राम को मत बनाना, ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक। द रिक्वायरमेंट एल डी दिस कैन बी सेटिस्फाइड बाई एनी ऑफ द टू मेथड। ये कह रहा है कि भाई ये रिक्वायरमेंट आप कैसे सेटिस्फाई करते हो, प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ बार सो दैट m1 इज इंक्रीज्ड, मतलब कि और ज्यादा सरिया लगाओ जिससे आपका m1 बढ़ जाए। दिस ऑप्शन हाउएवर एड्स अप टू द एडिशनल रिइंफोर्समेंट कॉस्ट, मतलब इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। इंक्रीज एल नॉट बट दिस कैन बी डन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट सिंस द विड्थ ऑफ द सपोर्ट कैन नॉट। ये कह रहा है कि भाई अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, भाई एल डी की वैल्यू आपको इससे कम होनी चाहिए, तो या तो ये बढ़े या ये बढ़े। तो ये कैसे बढ़ेगा,
या तो M1 बढ़ाओ, M1 कैसे बढ़ेगा भाई, AST बढ़ेगा, है ना। एरिया ऑफ स्टील के लिए आपको ज्यादा सरिया डालना पड़ेगा, लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। एल नॉट को बढ़ाओ, लेकिन एल नॉट को आप कितना बढ़ाओगे भाई, जहां तक, यही एक लिमिट ही तो है, विड्थ ऑफ सपोर्ट तक आप बढ़ा सकते हो। डिक्रीज द डायमीटर ऑफ मेन एनफोर्समेंट बार, जो मेन एनफोर्सिंग बार है उसका डिक्रीज करके, सरिये का डायमीटर डिक्रीज करके। अब यार डायमीटर डिक्रीज करने से क्या होगा, देखो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, 5 fs अपॉन 4 टाउ bd। अब अगर आप पाई को कम कर दोगे तो एल डी कम हो जाएगा, ये चीज आपकी कम हो गई, तो इसलिए कह रहा है कि जो मेन इन्फोर्समेंट बार है उनका डायमीटर आप कम कर दो। मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फेलियर, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें आ जाती हैं कभी कभी, कि भाई जो एडेजन का फेलियर, जो सरिया है और कंक्रीट है उसमें एडेजन खत्म हो गया, ठीक, जो सरिया है उसके चारों तरफ जो कंक्रीट है वो स्प्लिट कर गया, ठीक, जो डिफॉर्म्ड बार है उस कंक्रीट क्रश हो गया, कंक्रीट और क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन फ्रंट ऑफ द बार रिब्स इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार। क्रशिंग ऑफ कंक्रीट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने सरिया यहाँ पर लगा रखा है, लेट्स से ये कंप्रेशन का सरिया लगा रखा है ऊपर, ठीक, तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो ये कंप्रेशन में आएगा, तो जैसे कंप्रेशन में आएगा, जैसे सरिया है ये कंप्रेशन में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर और इधर कंक्रीट को क्रश कर सकता है, तो तब भी हम इसको फेलियर मानेंगे, ठीक है जी। shearing of concrete embedded between the rib along the cylindrical shearing, ये भी वही कह रहा है कि भाई जो उसके चारों तरफ का जो वो है वो हमारा क्या हो जाए, शेयर हो जाए, ठीक है, तो इसको चाहे तो मत ही लिखना। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो कॉमन सेंस से ही लगाना है, देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। रिब्ड या डिफॉर्म्ड बार इंस्टेड ऑफ प्लेन बार, प्लेन सरिये की जगह रिब्ड बार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, रिब्ड मतलब जिसके चारों तरफ, ठीक। स्मॉलर डायमीटर बार, अगर सरिया आपका छोटा है, ठीक, डायमीटर छोटा है, तो उसका, अब वही है, देखो बात क्या होती है, जैसे एक सरिया है 100 मिलीमीटर स्क्वायर का, इसकी जगह अगर आप दो सरिये लगा दो 50 50 mm स्क्वायर के, तो उनका जो सरकमफेरेंस है वो ज्यादा आएगा, तो इसलिए ये कह रहा है स्मॉलर डायमीटर बार इस्तेमाल करनी है। यूज ऑफ हायर ग्रेड कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दीजिए, कवर बढ़ा दीजिए, लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट हुक्स बैंड, जो आप हुक्स बैंड और एम्बेडमेंट बढ़ा रहे हैं उनकी लंबाई बढ़ा दीजिए। मैकेनिकल एंकरेज का इस्तेमाल कर लीजिए, मैकेनिकल एंकरेज क्या होता है, मतलब आपने स्पेशली अलग से एंकरेज दिया हुआ है। अब आ गया बैंड हुक्स एंड मैकेनिकल एंकरेज, इनको देख लेते हैं ये क्या है। बैंड्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू मीट द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर बार्स इन टेंशन और कंप्रेशन, जो बैंड्स आप प्रोवाइड करते हो, जैसे ये हमारा सरिया हो गया, ये बैंड आपने इधर दिया, ये बैंड आपने इधर दिया, IS 456/2000 के अनुसार द एनकरेज वैल्यू ऑफ बैंड इज टेकन 4 टाइम्स द बार डायमीटर फॉर ईच 45 डिग्री। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, 456/2000 के अनुसार एनकरेज वैल्यू ऑफ अ बैंड, ठीक, कोई बैंड है, इज टेकन एज 4 टाइम द बार डायमीटर फॉर ईच 45 डिग्री बैंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम द बार डायमीटर, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, जैसे ये मेरी सरिया आ रही है, ठीक, मैंने एक बैंड दे दिया इसमें, मान लीजिए इसका डायामीटर है 20 mm, तो एक आपने अगर बेंड दिया तो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हो जाएगी 4 × 20 mm, कितना, 80 mm। एक बेंड और दे दूं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 8 mm, ठीक। तो ये इसी चीज को कह रहा है कि भाई जो एंकरेज वैल्यू है वो आपकी किस तरह से बढ़ती है, हर 45 डिग्री बैंड पर, अच्छा 45 डिग्री, सॉरी मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ इधर, 45 डिग्री बैंड पे 4 गुना हो जाती है। 45 डिग्री बैंड कैसा होगा, देखो जैसे ये मेरी सरिया है, ठीक, अब 45 डिग्री तो कहाँ बैंड होता है, होता तो 90 डिग्री ही है, ठीक, ये आपने 90 कर दिया, तो जो इसका डायामीटर था उसमें आप क्या गुना कर देंगे, 4 × 4, 1 मिनट, 4, the anchorage value of band is taken as 4 times the diameter for each 45 डिग्री, ठीक, ईच,
हर एक के लिए। जैसे अगर आप 90 डिग्री कर रहे हो, 90 डिग्री का बैंड दिया, मतलब 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसके हिसाब से भी 4 टाइम डायमीटर, इसके हिसाब से भी 4 टाइम डायमीटर। फिर इस हिसाब से ये वाला बैंड दे दिया तो फिर वही 4 4 5 4 5। तो मतलब अगर एक हुक है पूरा 180 डिग्री टर्न है, तो 16 फाई मैक्सिमम रखा जा सकता है। ठीक, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि भाई जो बैंड्स और हुक्स होते हैं, bands or hooks introduce bearing stresses in the concrete. They bear against, in order these bearing don't accept one another, the turning radius must be large enough. ये क्या कहता है कि जहां पर आप बैंड देते हो, जैसे मैंने कहीं पर बैंड दिया, तो फॉर एग्जांपल अब इसमें टेंशन आ रही है, तो ये इधर क्या होगा, इधर की कंक्रीट को टकराएगा जब इसमें टेंशन आएगी, तो यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस पैदा होता है। तो इसलिए कहता है कि भाई जो टर्निंग रेडियस है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बियरिंग में कंक्रीट फेल कर जाए। ठीक, मैकेनिकल एंकरेज नट्स के हिसाब से बोल्ट वेल्डेड प्लेट कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड इफ दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बार विदाउट, मतलब के नट बोल्ट के यूज से आप मैकेनिकल एंकरेज लगा सकते हो। मतलब नट यहाँ पे प्लेट लगा दिया, जैसे भी करके कर दिया, इसका तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है। अब ये क्या है, एंकरिंग बार इन टेंशन, इस कोड के अनुसार अब देखो क्या कह रहा है कि अगर आप एंकरिंग बार्स इन टेंशन इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एंकरिंग बार्स इन टेंशन, मतलब कि अगर आपको टेंशन में एंकरेज लगाना है, ठीक, तो डिफॉर्म्ड बार आप इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एन एंकरेज। ठीक, ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपको बैंड देना ही पड़े। ठीक, क्यों, अगर आपकी डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो आपको कोई बैंड या हुक देने की जरूरत नहीं है। हुक्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार इन टेंशन, अगर प्लेन बार है टेंशन में तब आप हुक लगाइए। स्टैंडर्ड हुक्स एंड बैंड शुड बी यूज इस टेबल और इसके अनुसार। ठीक, भाई जो हमारी डिफॉर्म्ड बार होती हैं, डिफॉर्म्ड बार बेसिकली जो HYSD बार होती हैं जिनके चारों तरफ कोरोगेशन बना हुआ है, अगर वो डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही हैं, कौन से वाला क्राइटेरिया, ये जो हमने देखा था अभी ये वाला, तो हमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एंकरिंग बार्स इन कंप्रेशन, अब ये क्या कह रहा है, फॉर एंकरिंग बार इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में अगर आप एंकरिंग बार लगा रहे हो, या ऐसे कहना चाहिए, कंप्रेशन में अगर आपको एंकरेज का हिसाब लगाना है, द एंकरेज लेंथ शैल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार, जो एंकरेज लेंथ है वो कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, बार्स इन कंप्रेशन की डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए। द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ हुक्स बैंड एंड स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड बैंड्स इफ प्रोवाइडेड इन द बार शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर डेवलपमेंट लेंथ, मतलब कि ये कह रहा है कि भाई जितना भी आप हुक बैंड स्ट्रेट लेंथ जो भी आप लगा रहे हो, वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा टोटल डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए। ये क्या कह रहा है कि भाई आप मैकेनिकल एंकरेज आप लगा सकते हो, लेकिन ऐसा लगाना चाहिए कि वो कंक्रीट को डैमेज ना करे। ठीक है, कि ये नहीं कि आपने नट बोल्ट लगा दिए तो उससे बियरिंग स्ट्रेस पैदा हो गया और कंक्रीट हमारा चटक गया कहीं से। अब क्या है, एंकरिंग शियर एनफोर्समेंट, इसका तो हम थोड़ा देख चुके थे। देन का डेवलपमेंट शुड बी, किस तरीके से की डेवलपमेंट लेंथ लगाई जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टेंशन के लिए लगाते हो। ठीक, इन टेंशन जोन from the end of the from the end of the sloping or inclined portion of the bar and in compression zone, क्या कह रहा है, ये है देखो, इसमें आप ये देख लीजिए 90 डिग्री बैंड है, तो यहाँ से 85 डिस्टेंस तक लगाया जाएगा। 135 डिग्री बैंड अगर आप देते हो तो ये जो लंबाई होनी चाहिए आपकी 6 फाई के बराबर होनी चाहिए। अगर 180 डिग्री बैंड है तो कम से कम 4 फाई तक की डिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहा है ये, for tension zone the end of the sloping or inclined portion of the bar and in compression zone the mid depth of the beam, the share of
देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे 90 डिग्री बैंड दे रहे हैं, तो जिस सरिये के अराउंड आप बैंड दे रहे हो इसका डायमीटर कम से कम इस डायमीटर के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए स्टीरप का सरिया जो है वो आपका 6 mm का सरिया है, तो जिस सरिये के अराउंड आपने उसको मोड़ा उसका साइज भी 6 mm के बराबर होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा हो कोई दिक्कत है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री बैंड पे 8 फाई चलेंगे, 135 डिग्री बैंड पे 6 फाई चलेंगे, और 180 डिग्री पे 4 पाई ये डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा। ये तीनों डायग्राम आप बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक, चलो। क्या कह रहा है, रेनफोर्समेंट स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, ये होता है बेसिकली स्प्लाइसिंग का मतलब, ठीक, जहाँ पे दो सरिया आपस में जोड़ी जाती हैं। तो इसके कुछ ये थ्योरेटिकल टाइप का पार्ट है। देखो अभी क्या कह रहा है कि भाई जब आपकी सरिया छोटी है रिक्वायर्ड से, मान लीजिए आपको चाहिए सरिया 2 मीटर की, है आपके पास 1 मीटर की, तो दो को जोड़ रहे हो, बेसिकली जोड़ने का काम है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर बार मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टेशन, देर इज चेंज इन द, कहीं पे अगर बार के डायमीटर का चेंज हो रहा है, भाई 12 mm की सरिया को आपको 10 mm की सरिया के साथ जोड़ना है, तब आपको स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग इज डन टू ट्रांसफर द एक्सियल लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर। ठीक, स्प्लाइसिंग इस हिसाब से की जाती है कि भाई एक्सियल लोड आपका ट्रांसफर हो जाए एग्जैक्टली exactly, ठीक, फ्रॉम वन बार टू अनदर विद द सेम लाइन ऑफ एक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो इन्होंने जो स्प्लाइस की है, देखो दो तरीके से हो सकती है स्प्लाइसिंग। एक तो हो सकती है कि भाई ये मेरी सरिया जा रही है, ठीक, और एक ये मेरी सरिया जा रही है, ठीक, मैंने इनको जोड़ दिया, जैसे वेल्ड करके जोड़ा या जैसे भी। अब क्या है, ये टेंशन इधर से आ गई, ये टेंशन इधर से आ गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बेंडिंग, अब यहाँ पे कपल क्रिएट हो गया बेसिकली। ठीक, अगर मैं इसकी सेंटर लाइन दिखाऊं तो ऐसे इधर, ऐसे इधर, तो एक मोमेंट जनरेट हो गया है यहाँ पर। ठीक, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सरिया इस तरह से लगाया जाए, जैसे ये गया, कि कुछ इस तरह से, जैसे जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जो फोर्स ये ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे इसमें टेंशन फोर्स और इसमें टेंशन फोर्स, वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने पड़े, कोई बेंडिंग मोमेंट वगैरह जनरेट ना हो। तो इन्होंने देखो इसी कारण से, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी, ये सेम जा रही है। ठीक, आगे बात समझ में। देखो, ठीक, स्प्लाइसिंग इज डन टू ट्रांसफर द एक्सियल लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर विद द सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहनी चाहिए। स्प्लाइसिंग इंट्रोड्यूसेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग कंक्रीट। अब क्या है, इसके कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन पैदा हो जाती है। जब भाई एक बार से दूसरे बार में स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है तो आसपास स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है। टू अवॉइड सच स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए IS 456 क्या रिकमेंड करता है, रिकमेंड दैट स्प्लाइसेस इन फ्लेक्सुरल मेंबर इन should not be at a section where bending moment, देखो ये चीज हम पढ़ भी चुके हैं, more than 50% of the moment of resistance and not more than half the bar shall be spliced at a particular section। क्या कह रहा है कि भाई स्प्लाइसिंग आप कहाँ पर करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात इसने बताया कहीं भी करो, लेकिन ये बता रहा है कि वहां मत करना जहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के 50% से अधिक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके का बैठता है। यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा आता है। अब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको आता ही है कैलकुलेट करना, कैसे करते हैं, ये या तो 0.87 FYAST डी माइनस 0.416 XU, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है। अब बेंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका आ गया 50, ठीक, और बेंडिंग मोमेंट आपका है मान लीजिए 100, ठीक। तो ये क्या कहता है, towards recommend that splices should not be at a section where bending moment is more than 50% of moment of resistance।
मतलब जो बेंडिंग मोमेंट है, अब चलो मैं बेंडिंग मोमेंट भी इसका यही ले लेता हूँ। मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट आपका जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है लेट से 40। ठीक, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, भाई बेंडिंग मोमेंट आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से तो कम ही होना चाहिए, जो इसका सामर्थ्य है 50, बेंडिंग मोमेंट 40। अब इसका 50% करो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना आएगा, 25। ठीक, तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट 25 से ज्यादा है, भाई यहाँ कहीं होगी 25 की वैल्यू। तो ये कहता है कि यहां से लेके यहां तक आप क्या नहीं कर सकते, स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते। जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी 50% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा है, वहां पर आप स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक, दूसरी बात इसने क्या कही, अगर आपको स्प्लाइसिंग फिर भी करनी ही है, एंड नॉट मोर देन हाफ द बार शैल बी स्प्लाइस्ड एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक, अब आप स्प्लाइसिंग कहाँ करोगे, यहाँ पर करोगे, इस पोर्शन में कर सकते हो, इस पोर्शन में है इस कोड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आधे से ज्यादा आपको सरिया क्या नहीं करना, स्प्लाइस नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपने 4 सरिये लगाए यहाँ पे मान लीजिए, तो इसमें से भी 2 सरिये आप स्प्लाइस कर सकते हो और 2 आपको पूरे लंबे लगाने पड़ेंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग करने का क्या क्या तरीका है भाई, लैप स्प्लाइस, एक दूसरे की गोद में रख दिया, वेल्ड करके, मैकेनिकल कनेक्शन। ठीक है, लैप स्प्लाइस क्या होती है, देखो, it is done by overlapping of the bar over certain length, thereby making possible the transfer of axial force from the terminating bar to the connecting bar by the mechanism of anchorage, development bond with the surrounding concrete। देखो ये डायग्राम बना लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा लैप स्प्लाइस किसको कहते हैं। ठीक, ये कहता है कि भाई कहाँ पर इसको परमिट नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली नॉट परमिटेड फॉर वेरी लार्ज डायमीटर बार, अगर सरिया 36 mm से ज्यादा का है तो वहां पर लैप स्प्लाइस अलाउड नहीं है। ठीक, तो अगला क्या, फॉर विच वेल्डिंग, इस 36 mm से बड़ी सरिया के लिए वेल्डेड स्प्लाइस रिकमेंड किए जाते हैं। हाउएवर वेयर वेल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल, जहां पर वेल्डिंग प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्लोज क्लॉज दिस ऑफ आईएस 456 2000 रिकमेंड द यूज ऑफ एडिशनल स्पायरल अराउंड द, एडिशनल स्पायरल आप लगाएंगे, स्पायरल 6 mm 100 mm की पिच पे। ठीक, फिर अगर वेल्डिंग नहीं है तो आप यूज ऑफ एडिशनल स्पायरल, ये बता रहा है कि 6 mm डायामीटर के 100 mm की पिच पे। पिच का मतलब होता है जो आपने इस तरीके से इसके चारों तरफ रस्सी जो बांधी है, बेसिकली जो 6 mm डाया की वो जो बांधी है, इसमें जो गैप रखा जाएगा 100 mm 10 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। अब क्या कह रहा है ये, इट तो बैंड द बार स्लाइटली, हाँ ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ठीक, इतना तो हम समझ चुके हैं कि भाई बार को थोड़ा सा बैंड इसलिए कर दिया जाता है ताकि कोलिनियर फोर्स ट्रांसफर, मतलब के जो लीनियर एक्शन सीधी उसमें आ जाए। क्या स्पेसिफाई करता है, जो दैट द स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शुड नॉट बी लेस देन 15 फाई 200। ठीक, जो आपकी स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप, जो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फाई या 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। द लैप लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ, और ये जो लंबाई है डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए। In no case the lap length should be less than 35 for flexural and direct tension and 24 for compression। ठीक, दूसरी बात इसने क्या कही कि भाई फ्लेक्चरल और डायरेक्ट टेंशन के लिए 30 फाई से कम नहीं होना चाहिए और 24 फाई कंप्रेशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पूछी गई है। ठीक, आगे बात समझ में, स्ट्रेट लेंथ आपकी कितने से कम नहीं होगी, 15 फाई या 200 से। लेकिन अगर टेंशन की बात आ जाती है, डायरेक्ट टेंशन की, तो 30 फाई, और अगर कंप्रेशन की तो 24 फाई, ये याद रखो। ठीक, व्हेन टू डिफरेंट बार मीट एट अ स्प्लाइस, लैप लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल बार डायमीटर। अगर आप दो अलग अलग सरिया जोड़ रहे हो कि भाई एक 20 mm का है और एक 15 mm का है या 12 mm का है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो लैप लेंथ है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर, जो छोटी
बार का डाया है उसके हिसाब से आप लैप लेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्प्लाइसिंग इन टेंशन मेंबर शुड बी एनक्लोज बाय स्पाइरल मेड अप बार। जो आप स्पाइरल लगाते हैं उनका डायमीटर 6 से कम नहीं होगा और उनकी पिच जो है 100 mm से कम नहीं होगी। ये डायग्राम आप बनाएंगे, सारी बातें आप लिखेंगे। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, वेल्डेड स्प्लाइसेस एंड मैकेनिकल एंकर, ये क्या है। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो लार्ज डायमीटर बार है 36 mm या उससे ज्यादा की सरी के लिए आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी, फॉर विच लैप स्प्लाइंग, जिनके लिए लैप स्प्लाइस आप रिकमेंड नहीं करते। दिस लीड टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ रिइंफोर्सिंग स्टील। इससे क्या होता है, आपकी रिइंफोर्सिंग की जो सरिया है वो कम इस्तेमाल होती है। स्पेसिफाई दैट टेंशन टेस्ट शुड बी परफॉर्म ऑन दीज वेल्डेड स्प्लाइसेस इन ऑर्डर टू चेक देयर एडुकेसी। अब आपको, आपने सरिया तो वेल्ड कर दिया, लेकिन आपको टेंशन टेस्ट उस पर करना पड़ेगा। भाई जैसे आपकी सरिया है, ठीक, HYSD बार है, 415 इसका टेंशन है। अब आपने एक दूसरी सरिया यहाँ पे चिपका दी वेल्ड से, ठीक, लेकिन आपने जब इस पे टेंशन टेस्ट किया तो पता चला ये 250 पे ही फेल हो जा रही है। मतलब कि जो वेल्ड की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव अच्छी नहीं है। तो इसलिए IS कोड कहता है कि भाई आपको वेल्डिंग भी टेस्ट करके चेक करनी पड़ेगी। ठीक, ये कहता है कि भाई वेल्डिंग के, ठीक, welding of cold work bar need special attention as they requires that design strength of weld splice should be limited to 80% strength of bar in tension splice। क्या कह रहा है, जो welded splice है, जो कोल्ड वर्क डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं, जो HYSD बार हो गई और इस तरीके की जो बार हो गई, उनमें यही है कि भाई जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, कोल्ड वर्क बार जो होती है, ठीक, कोल्ड वर्क बार समझते हो, कोल्ड वर्क बार एक तो होती है वैसी बार, लोहा पिघलाया, खांचे में डाला, सरिया बन गया। एक होती है कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क मतलब कि ठंडे को ही आप क्या कर देते हो, उसको हम सरिये में कन्वर्ट करते हैं, चाहे उसे खींच के या जैसे भी करके। तो कहता है जब हम कोल्ड वर्क बार पे वेल्डिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो IS क्या कहता है कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वेल्डेड स्प्लाइस की 80% तक आप कह सकते हो, चलो भाई 80% तक अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वेल्डिंग ऑफ बार इज जनरली, बट वेल्डिंग ऑफ बार, जो वेल्डेड स्प्लाइस है उसमें बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। बट वेल्डिंग का मतलब एक सरिया ये दूसरा सरिया ये, ठीक, उसको should be of same diameter same होना चाहिए। टू और थ्री additionally, two or three symmetrically positioned bar may be also provided, especially when the bar is tension and fillet well maintained। यार ये सब छोड़ो, मुझे नहीं लगता इतना सब जरूरी है। इधर permit the use of hand bearing splices for bars in compression। hand bearing splices का कह रहा है इस्तेमाल करने के लिए compression में। ठीक, जितना था यह ये हम यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।